एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। कृषि कानून के विरोध में किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली की सीमा पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कल केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और 5वें दौर की बैठक 9 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। चिल्ला रेगुलेटर बॉर्डर पर धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया और सरकार हमारी मांगों को यूं ही लगातार नजरअंदाज करती रही तो हम नोएडा और दिल्ली के बीच होने वाली आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को बाधित कर देंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल के दिशा निर्देश पर शनिवार को आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक राघव चड्ढा कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से मिलने सिंधु बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों में फल वितरित किए। आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रहे किसानों को अपना समर्थन दे रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट के जरिए कहा कि दिल्ली की सीमा पर अन्नदाता सड़कों पर रात गुजार रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आज भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। विद्वान बाबा साहिब का निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली स्थित उनके आवास पर हुआ था। आज के दिन भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत देश के कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके विचार और आदर्श आज भी लाखों लोगों को ताकत दे रहे हैं। भारत के गृह मंत्री ने कहा कि बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलकर मोदी सरकार दशकों से विकास से वंचित वर्ग के कल्याण के प्रति समर्पित भाव से कार्यरत है। तो वहीं भारत के रक्षा मंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका जीवन और विचार हम सभी के लिए प्रेरणा है। बाबा साहेब का योगदान ये देश कभी नहीं भूलेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि CAA अगले वर्ष जनवरी के महीने में लागू किया जा सकता है। आगे उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि CAA के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया अगले साल जनवरी के महीने से शुरू हो जाएगी। जो नागरिक पड़ोसी देश से हमारे देश में उत्पीड़ित होकर आए हैं, उन्हें नागरिकता देने के लिए केंद्र सरकार ने CAA को पारित किया है। विजयवर्गीय के बयान पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस के नेता और राज्य के मंत्री फरहाद हाकिम ने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। भारत में पहले से ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों से उत्पीड़ित शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान 2014 से पहले आ गए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन धर्म के लोगों के लिए है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए नींव की खुदाई का काम जल्द ही शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। 1 सप्ताह के अंदर राम मंदिर की नींव खुदाए जाने की संभावना है। आगामी 7 या 8 दिसंबर को इसके मद्देनजर राम मंदिर निर्माण समिति ने एक बैठक बुलाई है। ये बैठक मंदिर की नींव की खुदाई के लिए काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष नपेंद्र मिश्रा करेंगे। इसके लिए वो अयोध्या पहुँच रहे हैं। इस बैठक में राम मंदिर की नींव की खुदाई की तिथि पर चर्चा की जाएगी। नपेंद्र मिश्रा के साथ साथ इस बैठक में तकनीकी विशेषज्ञों की टीम व ट्रस्टी मौजूद होंगे। राम मंदिर निर्माण का काम दिसंबर के महीने से शुरू हो सके, इसके लिए ये बैठक आयोजित की जा रही है। ये बैठक सर्किट हाउस या फिर राम जन्मभूमि परिसर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राम मंदिर निर्माण के लिए टेस्ट पाइलिंग की रिपोर्ट IIT चेन्नई के टाटा कंसल्टेंसी को सौंप दी गई है। इस बैठक में मंदिर के निर्माण के लिए 1200 खंभे किस तरह से बनाए जाएंगे ताकि मंदिर की नींव मजबूत रहे, इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक के लिए राम मंदिर के आर्किटेक्ट आशीष सोमपुरा भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 3 बड़े ऐलान किए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अब होमगार्ड विभाग में समूह की भर्ती में 25% आरक्षण मिलेगा। होमगार्ड की संख्या को 6411 से बढ़ाकर
10,001 कर दिया गया है। इसके साथ ही अब कारागार में बंदी रक्षक के पद पर 25% होमगार्ड उपस्थित होंगे। आज के दिन रौतिक परेड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में त्रिवेंद्र सिंह को मुख्य अतिथि के तौर पर आना था, लेकिन व्यस्तता के कारण वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। मुख्यमंत्री की जगह कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य में ये 3 बड़े ऐलान किए। जम्मू कश्मीर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अपनी बेटी के साथ पार्टी के युवा शाखा के अध्यक्ष वाहिद उर रहमान पारा के आवास पहुंची। महबूबा मुफ्ती वहां 1 घंटे तक रहीं और उनके परिवार वालों से बात की। इस समय वाहिद आतंकवादियों से संबंध रखने के आरोप में एनआईए की गिरफ्त में है। महबूबा मुफ्ती की मुलाकात के वक्त पीडीपी के वरिष्ठ स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से वाहिद को आरोपों से मुक्त कराकर उसकी जीत सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिया है और इस दौरान महबूबा मुफ्ती मीडिया कर्मियों से बचती हुई नजर आईं। 27 नवंबर को महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा जाने का प्रयास किया था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सुरक्षा कारणों के चलते पुलवामा जाने की अनुमति नहीं दी थी। वाहिद पारा को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 25 नवंबर को 2 दिन की पूछताछ के बाद नई दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया था। वाहिद पर 2019 के लोकसभा चुनाव में आतंकवादियों से मदद लेने का आरोप लगा है। इस मामले की जांच चल रही है। दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। इस समय दुनिया में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6.62 करोड़ से अधिक हो गया है, तो वहीं 15 लाख से भी ज्यादा लोगों की इस महामारी के कारण जान जा चुकी है। भारत, अमेरिका और ब्राजील में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों की सूची में सबसे आगे है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 2,24,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, तो वहीं भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 96 लाख के ऊपर पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में 36,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 482 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा लगभग 1 लाख को पार कर गया है। इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 91 लाख को पार कर गया है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 4,03,248 है। फाइजर कंपनी ने कोरोना वैक्सीन को ब्रिटेन और बहरीन में उतारने के बाद अब भारत में इसे उतारने की अनुमति मांगी है। कंपनी की भारतीय इकाई फाइजर इंडिया ने भारतीय औषध महानियंत्रक से इस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग प्राधिकार के तहत अपनी वैक्सीन को भारत में उतारे जाने की अनुमति मांगी है। इसके लिए फाइजर इंडिया कोविड-19 वैक्सीन DCGI के पास आवेदन दाखिल कर दिया गया है। ऐसा करने वाली फाइजर इंडिया कोविड-19 वैक्सीन पहली कंपनी बन गई है। आवेदन दवा नियामक को 4 दिसंबर को सौंपे गए थे। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी ने CT18 फॉर्म पर दाखिला यूए प्रार्थना पत्र में फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 mRNA वैक्सीन BNT162b2 नामक वैक्सीन के लिए इजाजत मांगी गई है। कंपनी का दावा है कि ये वैक्सीन 95% असरदार है, लेकिन इन्हें -70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाना बाध्य है। इस वैक्सीन के रखरखाव के चलते इस वैक्सीन के भारत में सफल होने को लेकर विशेषज्ञ पूरी तरह से आश्वासित नहीं हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 4 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इससे पहले दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच पहला प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है। हालांकि इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम काफी कमजोर नजर आ रही है, लेकिन भारत के ताबड़तोड़ बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस मैच में इंडिया के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन भारतीय टीम के जबरदस्त बल्लेबाज शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद टीम की कमान को कप्तान अजिंक्य रहाणे और पुजारा की साझेदारी ने संभाला। दोनों ने साथ मिलकर 76 रनों की साझेदारी खेली। अजिंक्य रहाणे ने 203 गेंदों पर 15 चौके और 1 छक्के की मदद से अपना शतक पूरा किया, लेकिन पुजारा 140 गेंदों में सिर्फ 54 रन ही बना पाए।
भारतीय टीम ने 86 ओवर खेलने के बाद 7 विकेट खोकर 235 रन बनाए। अब देखना ये है कि सेकंड इनिंग में भारतीय गेंदबाज क्या कमाल कर पाते हैं। कोरोना महामारी के साथ साथ फ्रांस की राजधानी पेरिस में सुरक्षा कानून के खिलाफ लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है और पुलिस प्रशासन द्वारा रोके जाने पर प्रदर्शनकारियों ने जोरदार हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़कर कई दुकानों में तोड़फोड़ करी और उन्हें क्षतिग्रस्त किया। सड़क पर खड़े वाहनों में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी, जिसके मद्देनजर फ्रांस के आंतरिक मंत्री गेरेल्ड डरमामेन ने बताया कि देश भर में 64 प्रदर्शनकारियों को हिंसा भड़काने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि देश में किसी को भी कानून और सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने का हक नहीं है। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले छोड़े। फ्रांस में शनिवार को करीब 100 अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रपति एमिनल मैक्रोन ने कहा कि नए सुरक्षा कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन सरकार के लिए बड़ा संकट बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट AP24 न्यूज लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।